मेरी जब से इस बड़े बंगले में नौकरी लगी थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं परियों की दुनिया में आ गया हूँ। परियां मेरे आसपास मंडराती फिरती थी और उनको देख देख कर मैं अपने दिल को संभाला करता था। आखिर मुझ में भी अब जज्बात उभर रहे थे। मैं भी अब जवानी की चौखट पर खड़ा था। कब तक खुद को रोक पाता। लेकिन ये परियां बहुत ही पत्थर दिल थी। ये बस दूर दूर से जलवे दिखाती थी, लेकिन कभी पास नहीं आती थी। और आज जब एक लड़की मेरे पास आई तो मेरा दिल बेकाबू हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि मेरे साथ एक खास कमरे में चलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब मेरे लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी बात फ़िलहाल और कोई नहीं हो सकती थी। मुझे समझ आ गया था कि इसे मुझसे क्या बात करनी है। मैं उसका हाथ पकड़े और दूसरा हाथ अपने दिल पर रखे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये रास्ता तो बहुत ही कम था, लेकिन इस रास्ते में मैंने न जाने क्या क्या सपने सजा लिए और कितने ही अरमान मेरे दिल में उभरने लगे। जब मैं कमरे के अंदर गया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये सब क्या है? उसने कहा कि इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो, लेकिन वे मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। मैंने उसे कहा कि ये मेरे बस का काम नहीं है, मुझे जाने दो। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, क्योंकि सामने एक नहीं बल्कि पूरी सात। मेरा नाम सुनील है, मैं पढ़ा लिखा नहीं था। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बचपन से ही मेरा दिमाग दूसरी चीज़ों की तरफ लगा रहता था और मैं स्कूल से भाग जाया करता था। मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता, लेकिन मेरी माँ की ये इच्छा उनके दिल में ही रह गई, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे बस रंगीनियों से मतलब था। मुझे लड़कियों को देखना बहुत अच्छा लगता था, जबकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी और अब बाप सर पर नहीं रहा। तो माँ ने कहा कि इसी बात से तो मैं डरती थी कि तेरे बाबा मर जाएंगे तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। तू पढ़ा लिखा भी नहीं है, अब क्या करेंगे? मेरी दो बहनें थी, लेकिन वह भी छोटी थी। उनकी शादी की उम्र तो नहीं थी, लेकिन हो भी जाती तो अब भी मैं क्या करता? मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं था। मैं जगह जगह काम के लिए जाने लगा, लेकिन मेरी रेपुटेशन इतनी ख़राब थी कि मुझे काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक बार चौक में खड़े होकर मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था और उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। उसने कहा था कि अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो, लेकिन मैं क्या करता? मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी कि मेरे से रहा ही नहीं गया। पहले मैं इसी चौक में अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था। उस दिन के बाद से मेरा वहाँ से ठिकाना भी उठ गया और सब लोग ही मुझे मैली नज़रों से देखते थे। मुझे पता था कि इस मोहल्ले में मुझे कोई काम नहीं देगा, लेकिन फिर एक दिन एक अमीर आदमी चाय की दुकान के पास से गुजरा। उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, तो मैं उसकी गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी गाड़ी के ऊपर कुछ लगा हुआ था। मैंने जेब से रुमाल निकाला और उस चीज़ को साफ करने लगा, तो उसने मुझे देख लिया। उसने कहा कि गाड़ी को साफ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मैं यूं ही दे देता हूँ। मैंने उसकी तरफ एक नज़र देखा, शायद वह मुझे गाड़ी साफ करने वाला समझ रहा था। मैंने कहा कि मेहरबानी होगी आपकी, दे दीजिए पैसे। तो उसने मुझे 300-400 रुपये ऐसे ही पकड़ा दिए। मैं बहुत खुश हो गया। मैं जाने लगा तो उसने कहा कि बस यही काम करते हो और कोई काम नहीं आता है? मैंने कहा कि कोई काम देता ही नहीं है, क्या करूं? उसने कहा कि दिखने में तो अच्छे भले घर के लगते हो। मैंने कहा कि जी, वह बाबा का निधन हो गया है, इसलिए हालात अचानक से खराब हो गए हैं। उसने कहा कि मेरे पास एक काम है, करना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे तो यह आदमी अच्छा लग गया था, जिसने बिना वजह ही मुझे इतने पैसे दे दिए। तो फिर काम करता तो अच्छे पैसे ही देता। उसने कहा कि मेरे घर पर एक नौकरी है, घर की चौकीदारी करने का काम है। तुम्हारी उम्र तो कम है, लेकिन देखने में तुम बहादुर लगते हो। मैंने कहा कि आप फिक्र मत करें, मेरे रहते हुए घर में कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसने कहा कि घर को सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं बचाना, घर को अंदर के लोगों से भी बचाना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? मैं ये बात समझा नहीं। उसने कहा कि नौकरी करना चाहते हो तो मेरे पते पर आ जाना। उसने मुझे अपना कार्ड दे दिया। मैंने जाते जाते उसकी गाड़ी को देखा। मैंने कहा कि ये तो बड़ा सेठ है। जब मैं वापस घर गया तो मेरी माँ बैठी रो रही थी। उन्होंने कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं है, तो मैंने कहा कि 2 मिनट रुक जाइए, मैं आता हूँ। वापस चला गया और जो पैसे मुझे सेठ ने दे दिए थे, मैं उनसे 2 वक्त की रोटी लेकर आ गया। तो मेरी माँ खुश हो गई। उन्होंने कहा कि तुझे काम मिल गया? मैंने कहा कि हाँ माँ, मुझे काम मिल गया है, कल से मुझे जाना है। मेरी माँ भी बहुत खुश हो गई। मैं अगले दिन उस बड़े साहब की कोठी पर पहुँच गया। घर तो बहुत बड़ा था और खुशी मुझे इस बात की थी कि गेट के पास एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था, जिसका मतलब कि यहाँ पर रहने के लिए मुझे जगह भी मिल जाती।
वैसे भी मेरे घर में क्या काम था, मेरी एक माँ थी, 2 बहनें थी, लेकिन मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चौकीदारी का काम करना है और आंखें बहुत नीचे। सामने खड़ी कुछ लड़कियाँ उनको आवाज़ें दे रही थी। जब मैंने उनको देखा तो मैं हैरान रह गया। ये तीनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। माली अपना काम कर रहा था। जब मैंने माली से पूछा कि ये तीनों कौन हैं, तो उसने कहा कि ये इस घर की मालकिन है, बड़े साहब की बेटियां हैं। मैंने कहा कि अच्छा, अब मैं समझा ये इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों है। अमीर लोग तो खूबसूरत ही होते हैं, ये अपना ख्याल जो रखते हैं। वे तीनों कहीं जा रही थी, वह गाड़ी लेकर निकल गई। उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखा, शायद सोचा होगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले नहीं था। लेकिन उन्होंने इससे ज़्यादा मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा होगा, और सोचेंगे भी क्यों, मैं तो उस घर का नौकर था। जब ऐसा इंसान किसी को पसंद करता है तो उसे गलत फहमी होती है। वे सोचता है कि अगर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो शायद वह भी मेरे बारे में सोच रहा होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, मेरी उम्र ही ऐसी थी। मैं सपने में रहने वाला लड़का था, और फिर ये लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उनको देखकर किसी का भी ईमान डोल सकता था। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं परियों की दुनिया में आ गया हूँ, और ये परियां हैं। उनके हंसने की, मुस्कुराने की, खिलखिलाने मारने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती थी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं पागल हो जाया करता था, लेकिन अपने दिल को समझा कर ही रह जाता। एक दिन उनके बाबा लॉन में बैठे थे, और इसलिए मैं अपने काम को इस तरह से करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे बड़ी मेहनत से कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद अपने पास बुला लिया और कहा कि बैठो, और मेरे लिए भी चाय मंगवा ली। वे अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा कि मेरे घर में कुछ पुराना सामान पड़ा है, अगर तुम्हें ले जाना हो तो तुम ले जा सकते हो। मैंने सामान की तरफ देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ये सामान तो बिल्कुल भी पुराना नहीं था। मैंने कहा, साहब जी, आपका ये सामान तो अच्छे पैसों में निकल सकता है। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जा सकते हो। मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं चाहिए होगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ। उसने कहा कि गरीब लोग वफादार होते हैं, इसलिए तो तुम्हें काम पर रखा है। थोड़ी देर के बाद उसकी तीनों बेटियां भी वहां पर आ गई। मैं जमीन से उठकर एक तरफ हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उनमें से एक लड़की ने कहा कि आपका ये है नया नौकर, जो बहुत तमीज वाला है। सेठ ने कहा कि हाँ, तमीज वाला भी है और अच्छे खानदान से भी है। अच्छे खानदान के लोगों में ऐसी ही तमीज होती है। ऊपर वाला तुम लोगों को भी तमीज दे, तुम लोगों का भी खानदान अच्छा है, लेकिन तमीज तुम लोगों के अंदर नहीं है। उन्होंने तो मेरे सामने ही उनकी बेइज्जती कर दी। मुझे लगा कि वे इस बात को महसूस कर जाएंगे, और मैं दिल ही दिल में यह भी सोचने लगा कि सेठ ने अच्छा नहीं किया, पर उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने महसूस ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें गाड़ी दे दीजिए, हमें घूमने जाना है। तो साहब ने फौरन मना कर दिया और कहा कि कोई गाड़ी नहीं है, आराम से बैठ जाओ, शाम हो चुकी है, अब इस वक्त तुम लोगों को कहाँ जाना है, अभी जाओगी तो वापस कब आओगी। उन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी, पर वे वापस चली गई। मैंने कहा कि आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं। सेठ ने मुझे अचानक देखा। मैंने कहा कि अच्छे संस्कारों की लगती हैं। मेरे मुंह से ये बात निकल गई थी, अब मुझे ही बात को कवर करना था। उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, ये सिर्फ शक्ल सूरत की अच्छी है, संस्कारों की नहीं, और मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने तुम्हें चौकीदारी पर इसलिए रखा है कि तुम जवान हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है, मेरी बेटियों पर नज़र रखनी है कि वह किसके साथ आती हैं, किसके साथ जाती हैं। ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। अगर किसी लड़के के साथ भी आए तो उस लड़की का चेहरा भी याद रख लेना, क्योंकि मैं कभी भी तुमसे रिपोर्ट ले सकता हूँ। उन्होंने तो मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी थी जैसे कोई बहुत ज़रूरी बात है। शायद उनको अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं था, और वही हुआ कि सेठ ने तो उनकी गाड़ी नहीं दी, लेकिन वे थोड़ी देर बाद गाड़ी लिए दरवाजे पर आ गई और मुझे कहा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा कि सेठ ने तो आपको गाड़ी नहीं दी थी, फिर आपने गाड़ी कहाँ से ले ली। लगता है उन्होंने चाबियां उठा ली थी, क्योंकि उनकी शक्लों से ये लग रहा था कि वह कोई बात छुपा रही है। मैंने कहा कि आप यहीं रुके, मैं सेठ को फ़ोन करने लगा तो एक लड़की गाड़ी से निकलकर मेरे पास आ गई और उसने कहा कि खबरदार, जो तुमने बाबा को फ़ोन किया, तुम्हारा काम बस दरवाज़ा खोलने का है, तो दरवाज़ा खोलो, हमें जाना है, जल्दी करो। उसने मुझे 500 का नोट पकड़ाने की कोशिश की और मैंने नोट पीछे कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी वफादारी 500 क्या 5 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले सेठ से पूछ लूं कि आप लोगों के लिए दरवाज़ा खोलूं या नहीं। उन्होंने कहा कि दफ़ा हो जाओ, और खुद ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे को ताला लगा हुआ था और चाबी मेरे पास थी। छोटा सा दरवाज़ा ही खुला हुआ था जिससे लोग आना जाना किया करते थे, और उनमें से वह गाड़ी समेत तो नहीं निकल सकती थी। उन्होंने कहा कि चाबी देते हो या नहीं।
मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और कहा कि ये तो बड़ा ही बदतमीज़ है। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की, हमारा प्लान चेंज हो गया है, हम वापस जा रहे हैं। इसका मतलब यही था कि वे चोरी चोरी जा रही थी, तभी तो गाड़ी को इतनी कम रफ्तार में चला कर लाई थी ताकि शोर न करें, जबकि जगह तो यहाँ काफ़ी खुली थी। खैर वे वापस चली गई, लेकिन मैंने फिर भी फ़ोन करके सेठ को ये बात बता दिया क्योंकि मैं अपने नंबर बनाना चाहता था। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, बस इसी तरह मुझे बता दिया करो, भला ये कोई टाइम है बाहर जाने का। 2 दिन बाद सेठ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उन्होंने मुझे ही फ़ोन किया। मैं फ़ौरन उनके कमरे में चला गया। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। उन्होंने कहा कि दराज में दवाई पड़ी है, बस वे मुझे दे दो। मैंने उनको दवाई दे दी और मुझे ये भी कहा कि थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ, कहीं मेरी तबीयत फिर से ख़राब न हो जाए। मैं हैरान था कि उनकी 3 जवान बेटियां हैं, उनको क्यों नहीं बुलाते। वह भी तो परेशान होंगी कि उनके बाबा की तबीयत ख़राब है। मैंने ये बात उनको कह दी तो उन्होंने कहा कि उनको कोई मतलब नहीं मेरी बीमारी से, मैं गरीब आदमी का बेटा था। मैंने पहले दिन से ही दौलत नहीं देखी थी, मैंने ये खुद सब कुछ कमाया है, लेकिन वह अमीर बाप की बेटियां हैं, पहले दिन से उन्होंने दौलत देखी है। उनको क्या पता तंगी क्या होती है, भूख क्या होती है। वह तो बस जिंदगी के मज़े लूटने के लिए आई हैं। मुझे अपनी बेटियों पर शक है, मुझे लगता है कि उन सब का किसी के साथ संबंध है। मुझे लगता है कि मेरी बेटियां गंदे कामों में शामिल हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपकी बेटियां, आपका खून है उनके अंदर। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ खून की नहीं, परवरिश की होती है, और उनकी माँ भी ऐसी ही थी, उनको भी ज़िंदगी से और कोई मतलब नहीं था, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था, बस पैसे उड़ाती थी, मज़े करती थी, शॉपिंग करती थी। उसी ने उनकी परवरिश ऐसी की है, उसने ही उनके दिमाग में ये बात डाली है कि कुछ भी हो जाए अपनी ज़िंदगी को जीना और अपनी आज़ादी को ख़त्म ना करना। और वह भी इस दुनिया से अचानक ही चली गई क्योंकि वे एक हादसे का शिकार हो गई थी, वरना अभी वह भी इनके साथ मिली हुई होती और इस घर में 3 की जगह 4 मुसीबतें होती। मुझे लगा कि वे बीमार हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर बाकी नौकरों ने भी कहा कि बड़े साहब ने अपनी बेटियों को कई बार इस तरह की हरकतें करते हुए पकड़ा है। एक बार तो वह बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी, पुलिस केस हो गया था, लेकिन बड़े साहब ने अपना रौब इस्तेमाल किया और अपनी बेटियों की जान बचा ली। इसलिए तो तुम जवान को रखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो चौकीदार था वह बूढ़ा था, वह सोया रहता था और उसे पता ही नहीं चलता था। बात कुछ इस तरह की हो गई थी कि जब से मैं नौकरी पर गया था, साहब की बेटियां जैसे इस घर के अंदर कैद होकर रह गई थी, क्योंकि जैसे भी हालात होते वह भी जाने की कोशिश करती तो मुझे बता कर ही जाना पड़ता था और मैं फौरन सेठ को फ़ोन करता था। उस कमरे में एक इंटरकॉम पड़ा था और उसके साथ ही मैं बात करता था। अगर वह कहती कि जाने दो तो मैं जाने देता, नहीं तो मैं गेट नहीं खोलता, और चाबी मेरी जेब में होती थी। मुझे तो कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं ही इस घर का मालिक हूँ, क्योंकि इस घर में जो भी आता जाता था मेरी मर्जी से ही आता जाता था। सेठ बीमार थे, वे खुद भी ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी हैं, और मैंने इस काम को बड़ी वफादारी से किया था। सेठ ने मुझे काफ़ी सारा सामान दिया, मेरा घर सामान से भर गया। हम गरीबों के लिए तो ये सामान बिल्कुल नया था। उन्होंने मुझे 15,000 महीने पर रखा, लेकिन आते जाते भी वे मुझे कुछ न कुछ दे जाते और मेरा महीना 20 से 25,000 पर ही चला जाता। मेरी माँ और बहनें भी बहुत खुश थी, मैं घर में पैसे ला रहा था। उन्होंने कहा कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी तुम घर में इतने पैसे लेकर आ रहे हो जितने आजकल पढ़े लिखे लोग कमाते हैं। मैंने कहा कि बस किस्मत की बात होती है माँ, और मैं हर तरह से खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आने वाला है, और वह तूफ़ान उन्हीं लड़कियों की वजह से आएगा। मुझे वह बहुत अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, आंखें सेकने के लिए अच्छा सामान था, क्योंकि जाहिर है वे मेरी नहीं हो सकती थी और उनका मुझसे कोई संबंध हो भी नहीं सकता था, लेकिन मैं उन्हें दूर दूर से देखता था तो अच्छा लगता था। घर में रौनक लगी रहती थी, टाइम गुजर जाता था, वरना एक चौकीदार के पास करने के लिए होता ही क्या है। मैं फ़ोन भी यूज़ नहीं करता था और मेरे पास बड़ा वाला फ़ोन वैसे भी नहीं था। अब उन लड़कियों ने बाहर आना जाना बहुत कम कर दिया था। उनकी बड़ी वाली बहन ने तो बिल्कुल ही बाहर आना जाना कम कर दिया था। वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे सेठ ने कहा कि जब से तुम आए हो लगता है कि यह भी सीधी हो गई हैं। जाहिर है कहीं जाएंगे नहीं तो कुछ गलत भी नहीं होगा, घर में रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको कैद करके रखना पड़ता है, इसी में उनकी भी भलाई होती है और बाकी और सबकी भी भलाई होती है। यह बात बहुत अजीब है, लेकिन मेरी बेटी ऐसी काबिल है।
दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन शाम का टाइम था, सेठ भी घर पर नहीं थे और मैं गेट के आगे ही बैठा था। आज मौसम भी कुछ परेशान सा लग रहा था। सुना था कि आज पूरे देश में हड़ताल है और सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए आज का दिन बहुत ही बोरिंग था, गुर्जर ही नहीं रहा था। साहब भी घर बैठे बैठे बोर हो गए तो वे अपने एक दोस्त के घर चले गए। उनके पास तो अपनी गाड़ी नहीं थी क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट की भी हड़ताल थी। मैं सुकून से बैठा ही था कि उनकी छोटी बेटी मेरी तरफ आने लगी। मैंने कहा कि अब इसको क्या हो गया, ज़रूर कोई काम करने आई होगी, क्योंकि आज नौकर भी छुट्टी पर था और शायद उसे कुछ मंगवाना था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा काम यहाँ पर बैठना है, उनका सामान लाना नहीं। उसने कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ज़रा मेरे साथ आओ। अभी उसने ये बात बोली ही थी कि साथ ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान रह गया। उसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैंने कहा कि क्या बात है, मुँह से बोलो, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। उसने कहा कि बात ही ऐसी है, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। वे मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। मैंने कहा कि आराम से, मैं आ रहा हूँ। वह तो मुझे घर के अंदर लेकर जा रही थी और थोड़ी देर के बाद ये देखकर मैं हैरान रह गया, वह तो मुझे अपने कमरे में ले जा रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है, जो भी कहना है यही कह दो। मुझे लगा कि ये लोग मुझसे जान छुड़वाने के लिए कोई प्लान बना रही हैं। मुझे एक कमरे में ले जाएगी और बाद में कहेगी इसने तो हमारी इज्जत पर हमला किया है और इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। अगर मैं नौकरी से निकल जाता तो मैं बर्बाद हो जाता, मेरा घर भी चल रहा था और मेरी इज्जत भी बनी हुई थी। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं कमरे में नहीं जाऊंगा। तो वे मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गई और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। शायद उनकी बड़ी बहन के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। वे बहुत तकलीफ में थी, शायद वे माँ बनने वाली थी। इसका मतलब कि सेठ की बात बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने ज़रूर कुछ उल्टा सीधा किया था, तभी तो इसके साथ ये सब कुछ हुआ। वह दर्द से चिल्ला रही थी। उसने कहा कि कुछ भी करो, लेकिन किसी तरह या तो किसी डॉक्टर को ले आओ या हमें बाहर ले जाओ। गाड़ी तो सेठ ले गए थे। मैंने कहा कि अपने बाबा को फ़ोन कर दो, वही मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि उनको नहीं बता सकते, भगवान के लिए मदद कर दो। मैंने कहा कि तुम लोगों ने उल्टे काम किए हैं, अब भगवान के नाम पर मदद मांग रहे हो। उसने कहा कि उल्टे काम किए हैं तो हम सज़ा के हकदार हैं, लेकिन यह बात तो गलत है कि हमारी जान चली जाए। ये हमारी बड़ी बहन है, वह मर जाएगी, इसको कुछ हो जाएगा, फिर तुम बड़े साहब को क्या जवाब दोगे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं दूसरी गाड़ी निकाल देता हूँ। मैंने दूसरी गाड़ी को निकाला और हम उस लड़की को अस्पताल ले गए। अस्पताल गए तो पता चला कि वह माँ तो बनने वाली थी, लेकिन अभी उसे 19 से कुछ ही दिन हुए थे और वह बच्चे को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए उसने कोई दवाई खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि सेठ को भी बताना पड़ गया, क्योंकि जब वे घर पर आए तो घर पर ना थे, मैं ना था और ना ही उनकी बेटियाँ। वे मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, फिर मैंने उनको सच्चाई बता दी तो वे परेशान हो गए और बाकी सब कुछ भूल गए और इस बात के लिए परेशान हो गए कि कहीं उनकी बेटी की जान ही ना चली जाए। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी का हाल बहुत बुरा है, इसने अपने साथ जो किया बहुत बुरा किया। पता नहीं कौन सी मेडिसिन खा ली, वह भी ऐसे वक्त पर जब इसे नहीं खानी चाहिए थी। हम शायद इसको ना बचा पाएँ। आप लोग थोड़ी देर के लिए इसके पास बैठ जाइए, वह आप लोगों को बुला रही है। यह लोग अंदर चले गए और अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी। वे माफ़ी मांग रही थी और मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मैंने अपनी हद को पार करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी बहनों को भी समझा रही थी कि ऊपर वाले ने खूबसूरती दी है तो इस पर गरूर मत करो, उल्टे सीधे काम मत करो, अपनी हद में रहो। औरत जब तक अपनी हद में रहती है तब तक ही सुरक्षित रहती है। थोड़ी देर के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो उन्होंने उन लोगों को बाहर निकाल दिया और 15 मिनट के बाद जब डॉक्टर बाहर आया तो उसने कहा कि हम आपकी बहन को नहीं बचा पाए, वह इस दुनिया में नहीं रही, उसका इतना ज़्यादा खून निकल गया कि उसकी जान चली गई। दोनों बहनें बुरी तरह रोने लगी और सेठ भी अपना सर पकड़े बेंच पर बैठ गए। मैं उनको तसल्लियाँ देने लगा। उन्होंने कहा कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। लाख समझाया था मैंने इनको, ऐसी भी कौन सी खूबसूरती आ गई थी इन पर जो इसने संभाली नहीं जा रही थी। ये दोनों लड़कियां सेठ के कदमों में बैठ गईं और उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे। हमें बहुत अफसोस है, हमने सबक सीख लिया है। हमारी इतनी प्यारी बहन इस दुनिया से चली गई, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। सेठ ने उनके सर पर हाथ रखा, इसका मतलब यही था कि उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया।
उसके बाद से वे दोनों बहनें बहुत ही अच्छे तरीके से रहने लगी। उन्होंने सारे उल्टे सीधे काम छोड़ दिए और अब घर घर में रहना शुरू कर दिया था। बहन गवा के ही सही, लेकिन उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। मैं भी वहीं पर काम करता हूँ और मेरा घर भी अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं भी अब किसी को मैली नज़र से नहीं देखता, क्योंकि मुसीबत कभी भी किसी पर भी आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।